हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। आज हम पूरे केमिस्ट्री सिलेबस को यूनिट 1 से यूनिट 8 तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेजर का, जैसे ये मेजर और माइनर होता है ना, तो मेजर में भी 8 यूनिट है, माइनर में भी 8 यूनिट है। और मेजर वालों का रिटन होगा, सब्जेक्टिव होता है, और माइनर वालों का एमसीक्यू होगा। सिलेबस तो सेम है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, सेम ही पढ़ना है। एक सेकंड। ठीक है, तो जितने भी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं केमिस्ट्री में, तो ये वाला वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेजर के लिए भी माइनर के लिए भी, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक। दूसरी बात, आज हम पूरे केमिस्ट्री सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जितना भी सारा है वो सब डिस्कस करूंगा, बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं उसमें, और ये भी बताऊंगा कि किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक हैं, और हमको एक्चुअली में प्रिपरेशन कैसे करनी है। और हाँ, सिलेबस देखकर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये सब कैसे होगा, तो टेंशन मत लो। सिलेबस को एक साथ नहीं, एक एक यूनिट करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो ये वाला जो चैप्टर है या ये वाली जो यूनिट है को में हम लोग वांडर वाल्स फोर्स पढ़ेंगे, डायपोल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, और फेजान रूल पढ़ेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ा जाएगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, पोलराइजिंग पावर के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। नाम इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा हैवी लग सकता है, लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में नाम बड़ा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल होगा ही। कॉन्सेप्ट भी सिंपल हो सकता है। ठीक है, इस यूनिट में स्पेशली हम लोग डायपोल मोमेंट, फेजान रूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम लोग समझेंगे। और एक बात याद रखना, फार्मूला रटने से पहले ये समझो कि फार्मूला आया कहाँ से है, उस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड पे आते हैं। यूनिट सेकंड हमारा है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। शायद आवाज थोड़ा सा मतलब ऐसा है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आवाज वैसा लग रहा होगा। थोड़ा सा वो देख लेना, बाद में चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो यूनिट सेकंड हमारा क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे हम लोग, तो इसको समझेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, अबव प्रिंसिपल पढ़ना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है। तो ये जो बीवीटी थ्योरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको तो भाई पढ़ना है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़नी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारी चीज़ों का, एक एक टॉपिक का अच्छे से एक एक पॉइंट का वीडियो लाऊंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है अंदर से, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई भी डाउट रहेगा तो उसको जानते ही हो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, वेस्पर है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे मत पढ़ना कि sp sp2 sp3 देखते ही दिमाग में हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। तो ये यूनिट काफी इंटरेस्टिंग लगेगा हम लोगों को, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट यही है। ठीक है, तो जो भी केमिस्ट्री में एक चीज होता है कि केमिस्ट्री में डायग्राम आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। जैसे कोई होता है ना फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होता है, वो फ्रेंड होता है, तो इसी तरीके से डायग्राम भी केमिस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम है। इस वाले में जो हमको रेफरेंस लेना है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से लेंगे हम लोग। और एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो एक्चुअली में पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन रेफरेंसेस वहीं से हैं।
क्या-क्या पढ़ना है चीज़ें वो चीज़ ध्यान दे लो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना है, शेल्डिंग पढ़ना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना है, स्लेटर रूल्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, एंथैल्पी पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि मैं बोला हूँ अभी, ठीक है? तो जो कि एग्ज़ाम में आता भी है स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से, स्लेटर रूल्स के नाम से। तो सारी चीज़ों को सीखा जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 था। और हम लोग इसमें जो भी ग्रुप्स होंगे या पीरियड होंगे, इन प्रॉपर्टीज़ के फैक्टर एंड वेरिएशन ट्रेंड जो भी होंगे, यहाँ एक लाइन याद रखो तुम लोग कि पीरियोडिक टेबल को सिर्फ देखना नहीं है, उसकी लैंग्वेज समझनी है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ट्रेंड्स जो भी होगा रीजन पर बहुत डिपेंड करते हैं और हाँ, एरो किधर जा रहा है, ये एग्ज़ाम में डिसाइड करेगा कि मार्क्स किधर से जा रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना। एरो-वेरो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है। यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में बच्चों को लगता है टफ है, लेकिन ईज़ी होता है अगर तुमको समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़े हो, तो चीज़ें तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लगता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जिसको आता है उसको बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आएगा उसको भाई कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उठाएँगे हाइब्रिडाइजेशन से। यूनिट नंबर 4 है। एंगल पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, इंटरेक्शन देखेंगे, हाइपर कन्जुगेशन पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, मेसोमेरिक रेजोनेंस, ये इम्पोर्टेंट है भाई। इसको बिना पढ़े तुम ये कहो कि ऑर्गेनिक में आगे बढ़ सकते हो, तो नहीं बढ़ पाओगे। तो जीओसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ठीक है? और हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट को कंपेयर करके समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो को लाइटली मत लेना, ठीक है? एक एरो पूरी स्टोरी बदल सकता है। जैसे कोई होता है ना कि सारी कहानी चेंज कर देता है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एरो जो होता है, वो पूरी स्टोरी ही बदल देगा तुम्हारा, ठीक है? समझे कि नहीं? आ तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे और इंटरेस्टिंग लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, बताऊँगा। और अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा कन्फ्यूज़ हुआ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेगी बेटा अभी और पढ़ के आ ठीक है? तो कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है, जीओसी मजबूत रखो भाई, नहीं तो फिर कहेगा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि बेटा अभी और पढ़ के आओ जाके, ठीक है? यूनिट नंबर जो हमारा 5 है, वो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होते हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो भाई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोएनायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन्स हो गया, नाइट्रीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को सिखाऊँगा, बताऊँगा, एक-एक वीडियो एक टॉपिक पे लाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, ठीक है? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा कि कैसे केमिस्ट्री का पूरा डर खत्म कर दूँगा, ठीक है? और ये बताओ तुम लोग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? कमेंट में आंसर ज़रूर करना और याद रखो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट समझ गए तो आधी कहानी वहीं खत्म हो जा रही है। मूवमेंट समझना कि भाई मूवमेंट कैसे चेंज हो रहा है, तो सारा कहानी खत्म, ऑर्गेनिक तुम्हारे कंट्रोल में, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, इम्पोर्टेंट है ये भी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग बेसिकली एनेंशियोमर के बारे में जानेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स जानेंगे, डायस्टेरियोमर्स जानेंगे, इन्वर्जन रिटेंशन जानेंगे, डीएल सिस्टम जानेंगे, आरएस सिस्टम जानेंगे, ईजेड सिस्टम जानेंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता भी है। कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे कि क्या चीजें कन्फर्मेशनल है, कॉन्फ़िगरेशनल है, ठीक है? स्टीरियोकेमिस्ट्री में बाबू मॉलिक्यूल्स को घुमाते घुमाते खुद मत घूम जाना,
ठीक है, क्योंकि इसमें 3D इमेजिनेशन होता है और डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो फीचर प्रोजेक्शन हो या कोई और प्रोजेक्शन हो। जो चीज़ पेपर पर 2D दिखती है हम लोगों को और केमिस्ट्री में उसकी स्टोरी 3D हो जाती है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा और सारी चीज़ें समझाऊँगा एक-एक यूनिट लेके ठीक है? ये तो हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक? यूनिट नंबर आते हैं 7 की ओर, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब ये मत सोचना कि भाई केमिस्ट्री में कंप्यूटर कहाँ से आ गया, लेकिन सिलेबस में है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा ना, हाँ? कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना होती है, करना ही पड़ेगा, क्या करोगे? अब कंप्यूटर है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक? इसमें हम लोगों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, इनपुट डिवाइस पढ़नी है, कंट्रोल यूनिट पढ़नी है, सीपीयू पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी वाला, ऑक्टाहेल वाला, हेक्साडेसिमल वाला। बाइनरी वाला भाई तो इम्पोर्टेंट है, मेजर के लिए तो मस्ट इम्पोर्टेंट है बाइनरी सिस्टम, वो तो पढ़ना है, माइनर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम ये सोच के इस यूनिट को इग्नोर मत करना कि सर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ूं, तो सिलेबस में है तो एग्जाम में तो काम आ सकता है ना। तो छोटी यूनिट है, समझ कर छोड़ना नहीं है, कभी कभी छोटा चैप्टर ही बड़ा काम कर देता है, ध्यान रखना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसको लोग जानते हैं कि ये मतलब अब इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, वही तो बड़ा धमाका करता है। तो कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है और आजकल के ज़माने में कंप्यूटर भाई जान ही रहे हो, कुछ कहने की समझाने वाली बात ही नहीं है ना, हैं? क्यों? खुद से सोचो, ये सब मैं ही सोचवा दूँ तुम लोगों को, ठीक है? साला सर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक? लॉगरिथम रिलेशन सीखेंगे, कर्व स्केचिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, स्लोप्स निकालेंगे और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला चैप्टर मैथमेटिकल और मेजर हो या माइनर हो, जिसको भी केमिस्ट्री पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो, इसको छोड़ ही नहीं सकते तुम, पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। मेरा मत मान के पढ़ लो, बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में स्टूडेंट मतलब जो भी केमिस्ट्री है, बायो वाले बच्चे भी होते हैं और मैथ वाले बच्चे होते हैं, तो मैथ वालों के लिए तो ईजी है थोड़ा और बायो वालों के लिए थोड़ा सा ही है, ठीक है? केमिस्ट्री स्टूडेंट्स मैथ से भाग सकता है पर सिलेबस से नहीं भाई। ये ध्यान रखना, सिलेबस में मैथ है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन को इग्नोर मत करना, इंटीग्रेशन को भी इग्नोर मत करना। ये कॉन्सेप्ट आगे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ होगा ना, तभी तो कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, यूनिट 1 से यूनिट 8 तक। अब सिलेबस देखकर डरना नहीं भाई, ठीक है? एक साथ 8 यूनिट देखोगे तो टेंशन होने लगेगा। एक-एक यूनिट देखेंगे हम लोग, मैनेजेबल तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को मैनेज करके पढ़ेंगे। विश्वास रखो मेरे पे, आने वाले टाइम पे सारा सिस्टम ही चेंज कर दूँगा। केमिस्ट्री का पूरा डर ही खत्म हो जाएगा, ज़ीरो से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाऊँगा, कैसे क्या करना है, ठीक है? एक-एक एक-एक टॉपिक करो, यूनिट के जो भी टॉपिक हो, उस चीज़ को करो और ईज़ी लैंग्वेज में समझो, कॉन्सेप्ट समझो। इसलिए मेरा सिंपल रूल यही होता है कि भाई मैं अपना सिंपल रूल बना रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम लोगों को, अपना शेयर कर रहा हूँ। मेरा सिंपल रूल ये रहता है, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी और एमएससी जब मैंने किया था यूनिवर्सिटी से, तो मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता था कि हम क्या करते थे, कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेते थे, नोट्स बना लेते थे, फिर उसको नोट्स का पे मतलब जो भी क्वेश्चन रहता था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, फिर बाद में एक चीज़ कर देते, रिवीजन तो
रिवीजन कर लेते थे। तो रिवीजन भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। आधा घंटा पढ़ रहे हो, 20 मिनट पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन करना ना भूलो जो पढ़े हो या जो तुमको आ रहा है। तो रोज़ थोड़ा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। अब मैं मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, मैं मोटिवेशन नहीं हर दिन दूँगा। थर्ड सेमेस्टर वाले में मोटिवेशन दिया था तुम लोगों को। लेकिन डिसिप्लिन पे हर दिन आपको काम करना पड़ेगा, और वही डिसिप्लिन तुमको क्या ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और स्ट्रेटेजी तो कुछ है नहीं। आप लोगों को क्या करना है, एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना है। पहले यूनिट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट देखना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, ऐसे-ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और जो टॉपिक समझ ना आए, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ना है। क्योंकि केमिस्ट्री में डिफिकल्ट टॉपिक से भागेंगे, पर वो एग्ज़ाम में सामने मिल जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। भाई जिस चीज़ से हम लोग भागते हैं ना, वही चीज़ वही चीज़ होता है, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना कि डिफिकल्ट टॉपिक से भागना नहीं है। ठीक? अब एक काम करो, कमेंट में बताओ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन-सी लग रही है? चाहे वो यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक सारा समझा दिया हूँ क्या-क्या है। ठीक है? सिर्फ़ यूनिट नंबर कमेंट कर दो। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, नोट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आएँगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो भाई लाइक कर दो, अपने बीएससी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और क्वांटम क्लासेस एपीएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ अनुराग सर। और एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री को रटना नहीं है, केमिस्ट्री को समझना है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।